तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों का दूसरा पार्ट। क्योंकि पहले पार्ट में मैंने जो है ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, यानी पहले क्वेश्चन का 6 के 6 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए थे। इसी वाले लेक्चर में मैं सोच रहा था कि बाकी के सवालों को भी करा दूं, इन सभी सवालों को, लेकिन इन सभी प्रश्नों को नहीं करा पाया क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 1 आवर 1 घंटा हो चुका था और केवल एक ही प्रश्न हुआ, तो मैंने इसलिए क्लास ऑफ कर दिया। लेकिन आज हम दूसरे पार्ट में दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले, ठीक है। तीसरे का जो सभी क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, इसको भी आज हम इसी क्लास में निपटाने वाले हैं। तो आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को आइए हम अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को मतलब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 2x + 3y = 11। बहुत आसान सा सवाल है ये, आपका जो है क्या कहते हैं, इबारती प्रश्न वाला सवाल है, यानी शब्द वाला सवाल है। उसके पहले हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन दिया रहता था, लेकिन अब यहाँ पर हमें यहाँ से इक्वेशन समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। शब्द समीकरण यहाँ पर दिया गया है, उसको हमें समीकरणों के रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2x + 3y = 11। दूसरे सवाल में दिया गया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसको हल करना है। अब किस विधि से हल करना है ये इस सवाल में नहीं कहा है, ठीक। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी पहले केस में कह रहा है इसको सॉल्व करना है, जैसे तैसे आप इसको सॉल्व करना है, यानी x और y का मान निकालना है, ठीक। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि भैया जो है इसको मैं किस विधि से सॉल्व करूं। इसको मुझे क्या कहते हैं, दो विधियां भी आपने बता दी हैं मुझे। पहली विधि है ग्राफी विधि और दूसरा आपका कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि। तो इनमें से आप चाहे जौन सी विधि लगा सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन विधि आपने देखा आसान होता है, सभी के लिए अप्लाई होता है, ठीक, लगभग सभी के लिए। तो आपको चाहिए कि क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि ग्राफी विधि पर। ग्राफी विधि से ज्यादा बचना चाहिए। जब सवाल में पूछे कि भैया ग्राफी विधि से हल करो, तभी आपको ग्राफी विधि से हल करना है, नहीं तो आप केवल क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या फिर अगला जो मैं विधि बताऊंगा उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हल ये चीजें अभी से मैं गाइड करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जैसे आप पैनिक कर जाओ कि आपको पता ही ना चले कि भाई कौन से मेथड से सॉल्व करना है, इस नाते मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। हल, तो अब यहाँ पर समीकरण सबसे पहले लिख लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा भैया, 2x + 3y = 11, एंड देन उसके बाद 2x - 4y = -24। अब यहाँ पर भैया इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण मान लो, समीकरण 1 और 2। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते थे, हम यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, या फिर प्रश्नानुसार। उसके बाद प्रश्नानुसार तो स्टार्टिंग में ही लिखना था, चलिए इसको जाने देते हैं। यहाँ पर सीधा हम क्या लिखते थे, किसी एक समीकरण को लेते थे, उसके उसमें x या y के मान को निकालते थे और उसको समीकरण 2 में पुट कर देते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक। 1 से अब हम स्टार्ट करेंगे। एक समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11। कुछ इस प्रकार से समीकरण है, 2x + 3y = 11। अब इसको क्या करना है, यानी x के मान को अगर अकेला छोड़ना है तो 3y को उधर लेकर के जाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2x = 11 - 3y। अब x को अकेला छोड़ना है तो 2 को इधर लेकर के जाएंगे, तो ये यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y बटे में 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो गई है, अब जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो अब यानी कि अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है। अगर मैं इसको 1 में ही रख दूंगा वापस से, तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा बजाय इसके कि यहाँ से कुछ मुझे आउटपुट मिले, ठीक है। तो यानी कि हमें इसे समीकरण 2 में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक ही बात है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान, इस x के मान को हमें इसमें रखना है। तो समीकरण 2 सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए करिएगा, ठीक है। नहीं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। मैंने इसका 4y
बराबर माइनस का 24, और स्टेप मार्किंग भी एक तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3y भागे 2 बराबर माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये दो और ये दो कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के बटे में। ठीक, तो नहीं, इस दो को इस दो से अगर मैंने काट दिया तो केवल ये बचेगा ना, वही बचेगा। तो आइए इस वाले लाइन में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर लो पेन। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, 11 - 3y बचा, यहाँ पर लिख दो 11 - 3y। फिर क्या बचा है, माइनस का 4y बचा है, वो भी लिख दो, बराबर माइनस का 24। ठीक, अब ये प्लस का 11 उधर लेकर के जाओ। ठीक है, प्लस का 11 उधर जाएगा, पहले इसको इसको जोड़ लो। इसको अगर मैंने जोड़ा तो माइनस का 3y माइनस का 4y, भैया माइनस माइनस माइनस, 4 3 7y, 7y बराबर 11 जब उधर जाए का हो जाए -24 माइनस की 11, एक एक का जोड़ ल का है 11, ये 4 5 35, ऋण 35, और ये क्या है, ऋण 7y। ऋण से ऋण कट गए, मतलब माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद क्या है, y है, y बराबर क्या हो जाएगा, भैया ये गुणा में है, भाग में हो जाए, यानी 35/7 हुई है। 7 एक अन्नम 7 और 7 बचे 35, यानी कि y बराबर, हाँ भैया बिल्कुल सही क्या है, y बराबर 5 आई है। एक का अगर ये आंसर यहीं ले गया हुआ है, कहाँ वहां ले गया लिखे, y बराबर 5। ये हमारा क्या कहते हैं, पहला y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू मिल गई भैया, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चाहे आप 1 में रखो, चाहे आप 2 में रखो, चाहे आप 3 में, लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 में डायरेक्ट रख दो, झंझट ही खत्म। चलो ठीक है, रख देता हूं मैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दो भाई। तो समीकरण 3 ये है, 11 - 3y/2, x बराबर 11 - 3y/2। अब यहाँ पर क्या है, 11 - 3, और y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 5, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख दूँ, हाँ लिख सकते हो भैया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो, अब 11 में से 15 गए, 11 में से 15 गए, 4 आएगा भैया, और वो भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2, 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो माइनस का 2/1। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2, क्योंकि बटे 1 यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -2 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर यही हमारा हो गया आंसर। अब हम सीधा क्या चलेंगे अगले सवाल पर। जैसे ही आप अगले सवाल पर चले जाएंगे, आपको आधे अधूरे नंबर, या हो सकता है कि 5 नंबर का सवाल होगा, आपको 1 ही नंबर मिले। क्यों, क्योंकि मेन हमारा जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, वो यहाँ पर अगला पार्ट है, क्योंकि मुझे ये हल करना है, ना कि ये। यानी भैया क्या कहने का मतलब आपका है, हमने अभी यहाँ तक ही हल किया है। अगर आप ध्यान से देखो सवाल को, तो हम यहाँ तक ही हल किए हैं। ठीक है, केवल हमने इसको सॉल्व किया है, यानी x और y के मान निकाले हैं, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। क्या कहा है, y बराबर mx+3। तो यानी कि कहने का मतलब भैया, आप कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, तब बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको, हाँ, इस तरीके से अगर मैंने कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पर मैं एक पहला खींच देता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं अब कर देता हूँ बाकी के पार्ट्स को। तो यहाँ पर क्या लिखा है सवाल में, सवाल में ये लिखा है y बराबर mx+3। ठीक, तो क्या हमें यहाँ पर y का मान अभी पता चल चुका है, हाँ भैया पता चल चुका है। ठीक, क्या हमें x का मान पता चल चुका है, हाँ भैया पता चल चुका है। ये 3 तो पता ही है, यानी मैं क्या आसानी से यहाँ पर m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, y बराबर mx+3, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, या फिर दिया है, ठीक, प्रश्नानुसार। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, y बराबर mx+3। तो चूंकि यहाँ पर सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि y बराबर 5 व x बराबर -2 है। ठीक, तो अभी एक चीज आगे, जैसे बढ़ने से पहले आप इसको एक बार समीकरण में रख करके चेक कर लिया करिएगा। ठीक है, जैसे 5 दूनी 10, एंड देन उसके बाद सॉरी, x की वैल्यू क्या है,
यहाँ पर अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो 2 दूना 4, -4 हो गया, और 5 क्या 15, 15 में से 4 गए 11, सही है। इस वाले में रख के देखो, 2 दूना 4, -4, और उसके बाद -20, 4 24, हाँ ये भी सही है, ठीक। यानी ये वैल्यूज सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5, x बराबर -2 है। तो उसके आगे अब हम क्या करेंगे, यानी इसकी वैल्यू अब इसमें रखना है। तो y की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 5 रख देता हूँ, और बराबर m को m ही, क्योंकि m तो फाइंड आउट ही करना है, x की वैल्यू क्या है, -2 है, +3, ठीक। अब यहाँ पर क्या गया, 5 बराबर, ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2m बचेगा, +3 बचेगा। -2m को मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ, इस 5 को इधर लेके आ रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको इधर लेकर के जाता हूँ और इसको इधर लेकर के आता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो बवाल हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2m इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2m, क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है। और ये +5 है, इधर जाएगा -5, यानी कहने का मतलब 3 -5, तो क्या हुआ, -2 और यहाँ पर 2m, तो 2 जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यानी क्या हो सकता है, m बराबर -2 अपॉन, या 1, और सॉरी 2/2, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, एक अन्नम 2, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1। और जैसे ही m बराबर -1 आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है, ना कि ये दोनों तो एक जरिया थे इस सवाल को हल करने का, बाकी मेन उत्तर हमारा ये है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ANSWER, ठीक। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, पूरा प्रॉपर हमने सॉल्व किया। हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण में स्टार्टिंग में जो 2 पॉइंट्स दिए थे, मतलब 2 समीकरण दिए थे, उसको हल करने को बोला था, तो हमने प्रतिस्थापन विधि अपना लिया, ठीक। बस हमने सिंपली सॉल्व किया है, जैसे हम पिछले लेक्चर में करते आए थे, यानी लेक्चर नंबर 7 में। उसके बाद इससे m का मान ज्ञात करना था इस वाले समीकरण से, ठीक है। इसमें हमें x और y का मान हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, m का मान ही ज्ञात करना था। हमने बाकी करके प्रोसेस, मतलब कैलकुलेट करके m का मान फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आपको इस सवाल में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा युग्म बनाइए और इस उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, ये जो ये तीसरा जो यहाँ पर ये चीज लिखा गया है, ये सबके लिए अप्लाई है, यानी IIII ये 6 के 6 के लिए अप्लाई है। यानी भैया कहने का क्या मतलब है आपका, कहने का ये मतलब है कि समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि ये जो शब्द समीकरण दिया गया है, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, यानी मैथमेटिकली, यानी इस फॉर्मेट में लेकर के आना है, ठीक। समझ में आया, उसका क्या है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि, यानी ये ध्यान देना है आपको, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं फटाक से। तो चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर से हम पढ़ेंगे इस सवाल को थोड़ा सा जूम आउट करके। क्या है सवाल, सवाल में कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक। तो देखिए दो संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को पहली संख्या मानेंगे, एक को दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल, ठीक। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी हमने पहली संख्या को x मान लिया, एंड देन उसके बाद हमने दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, एक एक स्टेप से मैं बताऊंगा, क्योंकि शब्द समीकरण है, क्योंकि यहीं से सवाल आपके सबसे ज्यादा नंबर वाले, यानी जो लॉन्ग वाला सवाल होता है, इसी एक्सरसाइज से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो चीजें ध्यान देनी है। तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि अगर मैं x में से y घटाता हूं तो ये 26 आता है, ठीक। तो घटा दो भाई x - y,
दो संख्याओं का अंतर बराबर 26 है। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी जो पहली संख्या अगर है और यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यानी भैया ये y है, उसकी क्या है 3 गुनी है, यानी 3 टाइम्स। ठीक, हमने दो के दोनों समीकरणों को लिख लिया है। देखो हमें दो के दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं। भैया ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण नहीं है। तो समीकरण ये भी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन ये जो 3y बराबर के उधर है, आप चाहो तो इसको इधर लेकर के आ सकते हो, यानी x माइनस 3y। इधर क्या बचेगा भैया? कुछ नहीं, यानी 0 बचेगा। ये हमारा समीकरण हो गया। ये इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 नाम दे दिया। लेकिन इससे अच्छा मैं क्या क्या कहूंगा, इसको रहने दो, इसी को समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी देखो x अकेला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे डायरेक्टली, प्रतिस्थापन विधि यहीं पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इस नाते हमने नहीं माना, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 का मान। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, जब वो पहले से ही मुझे सॉल्व करके दे रखा है तो मैं उसको आगे और कठिन क्यों बनाऊं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका मान अब हम उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पहले उस समीकरण को तो लिख लो आप, बहुत जल्दबाजी कर रहे। x माइनस वाई बराबर 26। x की वैल्यू क्या है, 3y है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y माइनस का y बराबर 26। तो यहाँ पर 3y में से एक y अगर मैंने निकाल दिया तो 2y बचा बराबर 26, और यहाँ से y बराबर क्या आ गया भैया, ये बटे में जाएगा तो 26/2 हो जाएगा। ठीक, लिख देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको काटेंगे तो एक बार नहीं जाएगा भैया, 13 बार जाएगा। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y बराबर 13, 13/1 यानी 13 ओवरऑल। तो इस तरीके से हमने y का मान निकाल लिया है। ठीक, यानी हमने दूसरी संख्या का मान निकाल लिया है। अब सवाल में क्या कह रहा है आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब हमें आगे y की वैल्यू जैसे हमें मिल गई, अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, चाहे आप एक में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब आंसर दोनों में ही आ जाएगा। तो हम y का मान, y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, 2 में, 2 में रखने पर, आइए रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में फटाक से। तो y का मान जैसे ही हमने 2 में रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, ये हमारा दूसरा समीकरण है। x बराबर 3, y की वैल्यू 13 है। ठीक, 13 3 या 39 हो जाएगा, यानी x बराबर 39। अगर x बराबर 39 है तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर भैया कहने का मतलब कि x की वैल्यू हमें पता चल गई है, y की वैल्यू पता चल गई है। सवाल में क्या कर रहा है, पहली संख्या यानी उन्हें ज्ञात करना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या क्या है, x यानी 39, और दूसरी संख्या y यानी 13। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या x बराबर क्या है, 39, वह दूसरी संख्या y बराबर 13 है। ठीक, इस तरीके से हमने कर दिया, और जैसे ही हमने ये किया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या बन गया, ए यानी चलो जाने दो। ये तीसरा सवाल हमने कर लिया है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत आसान सा सवाल था ये। अब आइए तीसरे का दूसरा पार्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमें इसी विधि का इस्तेमाल करना है, प्रतिस्थापन विधि का ही। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा सवाल है, इसको अच्छे से आसानी से पढ़िए इत्मीनान से। तो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से विजिबल ना हो। अब आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर बड़ा कोण और छोटे कोण की बात की गई है, दो वस्तुओं की बात की गई है, तो हम सवाल में सीधा सीधा क्या करेंगे, हल हल चला दिया करो सबसे पहले जब भी गणित सॉल्व करो। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, मान लेंगे हम बड़ा कोण छोटे कोण से, तो हम मानेंगे बड़ा कोण, बढ़ा नहीं बड़ा, बड़ा कोण बराबर x है, वह छोटा कोण बराबर y है। ठीक, x और y हमने बना लिया है, बड़ा कोण को x मान लिया, छोटे कोण को y मान लिया। अब आगे आइए हल करते हैं। आगे हल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये भी आसान सा सवाल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को, नहीं तो अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कहने का मतलब जो है, ये पहला पार्ट आप पढ़िए। ठीक है, ये जो पहला पार्ट, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण यानी कि जब मैं दो कोण, यानी एक जो बड़ा कोण है एक जो छोटा कोण है, इन दोनों कोणों को जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इनका जो योग होगा वो संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यानी ये दोनों मिलकर के एक संपूरक कोण बना रहे हैं। कौन सा कोण, संपूरक। तो ये संपूरक कोण क्या होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग ऐसे लिख सकते हैं, संपूरक कोणों कोणों का योग, योगा नहीं योग, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है दो मतलब संपूरक कोणों का योग। संपूरक कोण कौन कौन से हैं भैया, एक बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, इनका योग यानी x प्लस वाई बराबर 180। इतनी बात समझ में आई नहीं, कहने का इस सवाल का इतना मतलब है, दो संपूरक कोणों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 180। इस तरीके से हमें ये समीकरण एक मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दो इसको। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है, ठीक, अगर मैं इसको x बना दूं, बड़ा कोण छोटे कोण से यानी y से, छोटा कोण y है, इससे कितना अधिक है, 18 अधिक। अब इतनी बात समझ में आई, यानी कि अगर मैं छोटे कोण में 18 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी दूसरे पार्ट में ये चीज कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x जो है y से 18 अधिक है। और पहले में याद, दो संपूरक कोण यानी संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो अब इनमें से मैंने एक को समीकरण एक नाम दे दिया, दूसरे को दो नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास थे। और यहाँ पर मजे की बात तो ये है, हमें ऑलरेडी x का मान मिल चुका है, तो हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो रख दीजिए आप लोग। x का मान जैसे ही हम एक में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, y प्लस 18, लेकिन उसके पहले x प्लस वाई बराबर 180 होगा। अब इसमें x की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना है, यानी y धन 18 धन y बराबर 180। अब 180 में से 18 घटा, 18 ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, पहले y और y को अगर हमने जोड़ा तो 2y हो गया। ठीक, हमने y और y को जोड़ लिया, 2y, इस 18 को इधर भेजेंगे, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, इसको घटा लो अभी आप, तो घटाओगे 10 में से 8 गया 2, 18, 17 में से एक गया 16, 162। ठीक, माइनस का 162 नहीं होगा, प्लस का होगा। ठीक, तो यानी 162 आएगा। तो यहाँ पर क्या मैं 162 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया आप लिख सकते हो। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं उस चीज को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, ये दो इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा 162/2,
ठीक। अब जब मैं 2 से काटूंगा तो क्या ये 81 आ जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल 81 आ जाएगा, यानी y बराबर 81। ये हमारा क्या हो गया? y का मान हो गया। अब इस y के मान के जरिए हम इसको 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हमारा आंसर x मतलब x भी आ जाए, ताकि x के मान भी अब हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे y का मान यहाँ 2 में रखो, क्योंकि x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखना है y का मान, तो आइए हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है? x बराबर y प्लस 18। ठीक, यही है। अब इसकी जगह पे y का मान रखना है, यानी y का मान भैया 81 है, तो 81 धन 18, 81 धन 18, एक का जोड़ा 8 एक 9, 8 एक 9 यानी 99 आ गया है। x बराबर 99 आ गया, 99 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या है? 99। अब इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू और y की वैल्यू आने का मतलब ये है कि जो हमारे सवाल में कहा है, अतः बड़ा कोण x जो कि 99 है और छोटा कोण y जो कि 81 है, ऐसा वास्तविकता में भी हो रहा है। देखो ये 99 81 से बड़ा होता है, यानी हमारा सवाल सही है। और इस इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख करके देखोगे ना तो 180 बनेगा। इसमें रख करके देखोगे ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, चाहे आप रख करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः बड़ा कोण बराबर क्या है? मतलब बराबर 99 डिग्री। ठीक है, वह छोटा कोण बराबर 81 डिग्री है। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया है ये। ठीक है, ऐसे ना करो, सीधा ऐसे लिख दो। यही हमारा आंसर हो गया है, ए यानी एस। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हमने कर लिया। अब आइए तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। ये तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आपको दे करके जाएगा 2 अंक। तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्या कह रहा है सवाल? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ये क्या हो रहा है भाई? इसको 7 बल्ले, रुक जा भाई, 1 सेकंड रुको। हाँ, तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। फिर से सवाल पढ़ो, यहाँ बीच में ग्लिच आ गया था। एक क्रिकेट टीम ने, कोई क्रिकेट टीम है कि कोच ने, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, ठीक है, उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी दो वस्तु की बात हो रही है। पहली वस्तु क्या है? बल्ला है, दूसरी वस्तु क्या है? गेंद है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी इतने रुपए में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूं क्या, एक गेंद का मूल्य, तो मैं यहाँ पर इसको आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा। फिर से देखो, हम यहाँ पर सवाल में क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिखेंगे, उसके बाद क्या है कि प्रत्येक बल्ले, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है? एक्स रुपए है। ठीक है, हमने एक्स रुपए मान लिया। तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपए है। ठीक, यानी हमने क्या मान लिया? एक गेंद का मूल्य एक्स रुपए मान लिया, तथा एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए हमने मान लिया। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप लोग तब तक सॉल्व करते रहिए। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार सवाल को हल करेंगे। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, जो कोच जी हैं वो क्या कह रहे हैं? 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य एक्स है, 7 बल्ले का मूल्य
भैया जो है 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद का मूल्य 6x हो जाएगा, 6y हो जाएगा। फिर से समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 बल्ले, क्या मैं इसको 7x लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस 6 गेंद, 7 बल्ला 7x, 6 गेंद यानी 6y। इनका क्या है, इनका योग, यानी इन दोनों को अगर मैं मिला करके खरीद रहा हूं, मेरे पास 7 गेंदें हैं, सॉरी 6 गेंदें हैं और 7 बल्ले हैं, इनको अगर मैंने मिला करके खरीदा तो टोटल कितने रुपए का हुआ, 3800 का। यहाँ पर भी मैं रुपए नहीं लिखूंगा, सीधा सवाल लिखूंगा, तो 3800, ठीक। यानी 7 बल्ला और 6 गेंद, इन दोनों का योग क्या है, 3800। अब आइए अगले पार्ट में, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले यानी 3x, प्लस 5 गेंदें यानी कहने का मतलब 5y, यानी हमने 5 बॉल खरीदा है और 3 बैट खरीदा है। इन दोनों का योग क्या है, 1750, ठीक। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने 2 समीकरण तैयार कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भैया प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण एक से, एक को ले लो चाहे दो को ले लो, आपकी इच्छा। तो हम क्या लेंगे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, 7x-6y बराबर 3800। अब 6y के हर लग जा, बराबर के हल लइए, वो का होइए 7x बराबर 3800 ऋण 6y। अब ये 6y हो गया। अब इस 7 को गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस का 6y बटे में 7। क्या मैं करेक्ट हूँ, क्या मैं सही हूँ? हाँ भैया बिल्कुल आप एकदम सही हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब क्या मैं इस x के मान को समीकरण एक में रख दूं? हाँ भैया बिल्कुल रख दो। बिल्कुल नहीं रखना है आपको। क्यों नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से हमने लिया है, तो हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। एक में रखेंगे तो कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अच्छा ये बात है क्या? हाँ यही बात है। तो आइए अब रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x के मान को यहाँ पर हम लिख देंगे सीधा, x का मान समीकरण कै में रखी, 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आइए समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं। क्या है, 3x धन 5y बराबर 1750। अब इनमें x का मान रख दें यहाँ, 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3800 ऋण 6y अपॉन 7 प्लस का 5y बराबर 1750। समझ पा रहे हो ना? ये हमने अच्छे से लिख दिया है। फिर से एक बार सोचो, यहाँ पर ये था, इसको मैंने x की जगह पर पुट कर दिया। हाँ बहुत सही है, बिल्कुल सही है, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस 7 से 3 तो कटेगा नहीं, अब इस 3 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो कर लो भाई, 3800 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 की 4, 3 त्रिक का 9, 2 11। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 11,400 आएगा, ठीक। 3800 का जब मैं 3 से गुणा करूंगा। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस का 6 त्रिक 18 है वाई, प्लस का 5y, लेकिन जो बटे में रहेगा केवल इतने के ही बटे में है 7 बराबर 1750। अब आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए भैया एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके बटे में 1 कर दो। एलसीएम लेना है, आओ एलसीएम ले लेते हूं मैं। क्या हो जाएगा फिर, 11,400 माइनस इतना है, 7 × 7 यानी ऊपर अगर हर में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉरी, हर में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंश में भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। 11,400 माइनस 18y, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, 7 से गुणा करेंगे तभी 7 × 7 होगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 35y बराबर 1750। अब क्या मैं इसको यहाँ पर भेज सकता हूँ? हाँ भैया भेज दो आप। ये इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस सवाल को आइए आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो 11,400 माइनस, अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लो, 35y में से अगर मैंने 18y को घटा दिया
35y में से 18y को निकाल दिया तो 17y बचेगा। 18 दूना 36 यानी 17y प्लस का 17y बचेगा। ठीक, और ये 7 उधर गया है, क्या हो जाएगा? 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 की 5, हासिल 3, 7 सत्ता 49, 50 51 52 की 2, हासिल 5, 7 इकन्नम 7 5 12, ये आ गया 12,250। फिर से एक बार समझो, हमने इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है, ठीक, ये आ गया। अब मैंने इसको वैसे ही रहने दिया, इसको मैंने सॉल्व किया, इन दोनों पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर क्या है, 35 में से अगर मैंने 18 घटाया तो प्लस का 17y बचा। इसको इधर भेज दो। सबसे पहले तो इस पार्ट को मुझे छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आएगा नहीं। अरे यार मिट गया है तो, रुक जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आइए इसको आगे हल करते हैं। अब इसको क्या करना है, उधर भेजेंगे। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17y बचेगा बराबर 12,250, ये प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का 11,400। अब घटा लो इसको। इसको जब घटाओगे आप रफकारी में, तो यहाँ पर पहले मैं घटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या हो जाएगा, 12,250, 11,400। तो यहाँ पर जीरो, 5 में से जीरो गया 5, 12 इधर हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, देन यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 0, तो 850 आया। ठीक, और यहाँ पे क्या आया, 17y। समझ में आया, 17y का 17y रहा, इसको मैंने घटाया 850 आ गया। इस 17 को जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भैया, y बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटे में 17। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पार्ट ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 17 का नम 17, 17 पचे 85। ठीक, तो यानी ये 50 बार जाएगा जीरो, तो यानी y बराबर क्या है, 50/1। 50/1, तो ओवरऑल y बराबर क्या हो गया, तो ओवरऑल भैया y बराबर जो है आपका 50 हो गया। समझ में आया, हमने y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है 50। फिर से पूरा प्रोसेस देखो। अब तो x का मान निकालना है, आसानी से निकल जाएगा, लेकिन पहले देखो आप सवाल को, हमने समीकरणों को अच्छे से देखा, भांपा। उसके बाद हमने समीकरण 1 से फाइंड आउट किया इस सवाल को। उसके बाद समीकरण 1 से हमें x का मान मिला, अब इस x के मान को हमने 2 में रखा। 2 में रखने के बाद हमने बस सवाल को सॉल्व किया है, आगे हमने कुछ नहीं किया है, सवाल को बस प्रॉपर सॉल्व किया है, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू जैसे ही हमें मिली, अब इस y के मान को चाहे हम इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें, तो इसमें रख दो। ठीक है, समीकरण इसको 3 मान लिया हमने। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसके लिए मुझे अगले पेज पर चलना पड़ेगा। तो ये जो अगला पेज है, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ मिटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान 3 में रखना है, तो 3 वाला समीकरण देख लो, x बराबर 3800 माइनस 6y/7। x बराबर 3800 माइनस का 6y/7। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 3800 माइनस 6, y की वैल्यू क्या थी, 50, पीछे आप देख लो, y की वैल्यू देखो 50 है, तो यहाँ पर रख दो 50/7 x। अब 50 छक्का क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300। ये 3800, 380 नहीं है, 3800 है, ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। तो 3800 है, हमने लिख दिया, माइनस 6 पंजे 30 यानी 300/7 x। ठीक, इतनी बात समझ में आया, हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, इसको बस गुणा किया है बस। अब 3800 में से अगर मैं 300 घटाऊंगा तो भैया 3500 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 3500/7। अब यहाँ पर क्या है कि 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35, 2 बार जीरो है तो 2 बार जीरो लगा दो, ये 500 आएगा जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है, यानी 7 एकन्नम 7, 500, यानी x बराबर 500/1 आ रहा है। क्या रहा है, 500/1। तो क्या मैं x की वैल्यू सीधा 500 लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप लिख सकते हो भैया, x बराबर 500।
यानी कि x की वैल्यू हमें 500 मिल गई। अब ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल में, अगर ओवरऑल अगर आपको ध्यान से देखना हो, x का मान क्या है, सॉरी, x का मान तो 500 है और y का मान 50 है। यानी कि अगर मैं क्या करें, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो प्रत्येक बल्ला, ओवरऑल कितने बल्ले हैं, तो अगर ओवरऑल बल्ले देखे जाएं तो भैया यहाँ पर 7 बल्ला है प्लस 3 बल्ला, यानी ओवरऑल 10 बल्ले हैं। ठीक, तो उसके पहले भी मैं आप यहाँ पर इतना समझिए, केवल दिमाग में आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि एक बल्ले का मूल्य, मतलब हमने क्या माना था, एक्स माना था, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 500, यानी एक बल्ला कितने रुपए का है, 500 रुपए का है। और उसके बाद क्या कह रहा है, y बराबर 50, यानी गेंद का मूल्य कितना है, यानी एक गेंद का मूल्य हमारे भाई कितना है, 50 रुपए है। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। तो आइए अब इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा हो जाएगा, अतः अतः एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है, 500, सॉरी, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए, तथा एक बल्ले का मूल्य जो कि एक्स का मान है, ठीक है, बल्ले का मूल्य 500, बस 500 रुपए का बल्ला आ रहा है भाई, काफी सस्ता बल्ला है, ठीक है, तो 500 रुपए है। बाकी अगर एमआरएफ वाला अच्छा वाला बल्ला लेने जाओ तो अभी 1300 1400, वो भी उतना भी अच्छा नहीं, बस नॉर्मल, ठीक है, वो भी जिससे केवल अ, वो वाला क्या कहते हैं, डे नाइट वाला खेल सकते हो उससे, बस स्टम्पर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अतः एक गेंद का मूल्य 50 रुपए, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ANSWER। हमने यहाँ पर एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य फाइंड आउट कर लिया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल फिनिश हो गया है। हमें क्या ज्ञात करना था, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य। तो बल्ले का मूल्य क्या है, एक्स, और वाई, मतलब गेंद का मूल्य क्या है, वाई। हाँ, अब आइए अगले सवाल पर, चौथा सवाल। ये भाई इतना बड़ा सवाल है, पहले ही आपको डरना नहीं है, ध्यान से सवाल को अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक। एक नगर में टैक्सी, कोई टैक्सी है, के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे सवाल देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, जो नगर में टैक्सी है, नियत भाड़े का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जैसे एक टैक्सी है, ठीक है, ये टैक्सी है, ठीक है, यहाँ पर चक्का है। अब ये टैक्सी है, टैक्सी में जैसे ही आप बैठेंगे, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आप ऐसे बैठ चुके हैं, ठीक, ये आपका दो हाथ, ये पैर, ऐसे जैसे ही आप टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब टैक्सी में आपने बैठा, यहाँ पर जो ड्राइवर होगा, यहाँ पर जो ड्राइवर होगा, चला रहा होगा, वो क्या करेगा, सीधा एक नियत भाड़ा, ठीक, नियत भाड़ा वो खटका गिरा देगा। तो यानी कि आप जैसे आप बैठ चुके हैं, अब चाहे वो क्या कहते हैं, आपका जो ये टेम्पू है, टैक्सी है, 5 किलोमीटर चले चाहे 50 किलोमीटर चले, वो आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए नियत भाड़ा 10 रुपए है, सपोज मान लो एक तरीके से, तो आपने जैसे ही टैक्सी में बैठ लिया, आपको 1 मीटर ही जाना है, 1 किलोमीटर भी नहीं, जैसे मान लीजिए कि 10 कदम ही जाना है, भाईचारा वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बस समझिए क्या कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर के 200 मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर जाना है, तब भी अगर उन्होंने नियत किराया 10 रुपए ऐसे गिरा दिया, नियत भाड़ा, ठीक, तो वहां पर आपको 10 रुपए वो एक्स्ट्रा आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा भाड़ा होगा, यानी 500 मीटर आप चलेंगे उस हिसाब से जुड़ेगा, 500 किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से जुड़ेगा, 50 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे, उस हिसाब से वो जुड़ता चला जाएगा। लेकिन जो एक नियत भाड़ा होगा वो फिक्स रहता है, जैसे ही आप बैठेंगे वो जुड़ जाएगा, ठीक, ये चीज है। इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया एकदम नियत भाड़ा समझ में आ गया। तो आइए भी सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी 10 किलोमीटर अगर क्या कहते हैं टैक्सी चल रहा है,
तो कितना रुपए है, 5 रुपए है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यानी नियत भाड़ा, देखो यहाँ पर सवाल में, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, क्या है सवाल में? नियत भाड़ा ये पहली वस्तु हो गई हमारी, जिसको हम शायद x मान लें, ठीक है, या फिर y मान लें। उसे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी ये हमारा अगला सवाल है। पहले हमें क्या करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को एक दूसरे को x और y मान लेना है। तो आइए मान लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, हल। ठीक, अभी आप बाकी सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान दो, हमें नियत भाड़ा कैलकुलेट करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कैलकुलेट करना है। तो हम सवाल को कैसे करेंगे, माना नियत भाड़ा या किराया, ठीक, कितना है, x रुपए, ठीक, हमने ये मान लिया। उसके बाद कह रहे प्रति किलोमीटर भाड़ा, और उसके बाद हमने क्या मान लिया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या मान लिया, y रुपए। यानी कि आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको y रुपए देने होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 15, 11, 17, कुछ भी हो सकता है, ठीक। प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है। अब उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों मान मान लिए, मतलब x और y मान लिए हैं दोनों को, ताकि अब हमें समीकरण बनाने में आसानी हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। वही फॉर्मेट रहेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल को अगर आप स्टेप बाय स्टेप हल करोगे आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। एक दो बार आपको रफ कॉपी पे भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। यहाँ से मैं मैक्सिमम आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको रफ कॉपी पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर क्या, एक नगर टैक्सी में ये है, मतलब स्टार्टिंग में मतलब भूमिका बना रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है सवाल, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, ठीक, 105। तो यानी कहने का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। इसका मतलब ये है कि भैया अभी अभी आपने बताया कि चाहे वो 10 किलोमीटर चले, चाहे वो 10 मीटर चले, चाहे वो 50 मीटर चले, चाहे वो 500 किलोमीटर चले, कितनी भी दूरी अगर वो आपकी टैक्सी जा रही है, तो आपको इसको जरूर से जरूर जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो क्या कहते हैं ड्राइवर है, उसने खटका गिरा दिया है नियत भाड़े वाला। यानी कहने का मतलब ये रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसमें इसमें हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्या, एक्स जोड़ना पड़ेगा, यानी नियत भाड़ा। फिर से समझो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, यानी सबसे पहले हमें एक्स तो जोड़ ही लेना है, ठीक। क्योंकि नियत भाड़ा, अब जैसे मान लीजिए आप टैक्सी है, टैक्सी में आप बैठ चुके हैं, ठीक है, टैक्सी में आप बैठ चुके हैं, टैक्सी में आप बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर खटका गिर चुका है, यानी आपका नियत भाड़ा ऐड हो गया है। अब आप कितनी दूर चलते हैं वो सवाल तय करेगा। सवाल क्या करे, 10 किलोमीटर आप चल रहे हैं, लेकिन हमने तो 1 ही किलोमीटर को y माना है। तो अगर मैंने 1 किलोमीटर को y रुपए माना है, तो 10 किलोमीटर दूरी को हम कितना y मानेंगे भैया? अगर 2 किलोमीटर है तो 2y, 1 किलोमीटर है तो 1y, 3 किलोमीटर है 3y, वैसे ही 10 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। फिर से समझो, प्रति किलोमीटर हमने माना है y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो गया, यानी x यानी नियत किराया प्लस 10y ओवरऑल बराबर होकर के क्या आ गया, 105 रुपए। रुपए नहीं लिखेंगे, हमें समीकरण बनाना है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक। यानी x प्लस 10y बराबर 105। अब दूसरा क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो यानी कि यहाँ पर भैया 10 किलोमीटर के लिए अभी हमने भाड़ा देखा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर, इतना दूर मत लिखो, पास में इसके रहने दो। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। अब 15 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो क्या होगा, यानी कहने का मतलब भैया अभी 15 किलोमीटर आप चलो या ना चलो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं अगर टैक्सी पर बैठ गया तो टैक्सी वाले ने खटका गिरा दिया, नहीं x रुपए तो कट ही गया नियत किराया, ठीक, उसको छोड़ दो। अब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, उधर 10 किलोमीटर चला तो 10y, यहाँ पर 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15y बराबर कितना रुपए हो रहा है ओवरऑल, 155। तो 155 हमने लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कहने का मतलब ओवरऑल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने ये चीज लिखा वैसे ही यहाँ पर ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2, यानी कि 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए।
अब इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से कर देना है ताकि जगह बचे पर्याप्त। रहने दो जगह ऐसे ही रहने दो थोड़ा, क्योंकि अगले पेज में कर लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो भाई इसको हल करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 मुझे मिल चुका है, समीकरण 2 मिल चुका है। अब तो एकदम सवाल आसान है, बस शब्द समीकरण को समझना है, उसको हमें वर्ड्स में या फिर मैथमेटिकली रूप में लिखना आना चाहिए। इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान होता है, आप आसानी से बस धीरे धीरे सवाल को आपको पढ़ते हुए जाना है बस, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105 है। आ जाओ भाई आप समीकरण 1। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10y बराबर 105। ठीक। एक का हम वहां लिख दे क्या? बाहर लिखे हुए ज्यादा सही पड़े यहाँ। ठीक कि नहीं? का मतलब बटे जगह आपसा है। हाँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है। उसके बाद अब मैं सीधा यहाँ पर हल कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या समीकरण 1 से ये कुछ इस प्रकार से समीकरण 1 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ठीक। अब इसको आइए हल करते हैं। क्या है समीकरण 1 से? x प्लस 10y बराबर 105 कुछ इस प्रकार से है। अब इसको आइए हल करते हैं। यानी x, यानी x को अकेला छोड़ना है, तो यानी प्लस का 10y उधर जाएगा, माइनस का 10y, यानी 105 बराबर माइनस का 10y। तो ये क्या कुछ इस प्रकार से हमारे पास समीकरण मिल गया है। हाँ भैया बिल्कुल मिल गया है। तो यानी x का मान मिल गया है। तो हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में, 1 में कहाँ रखोगे? क्योंकि समीकरण 1 से ही हमने लिया है तो 2 में रखना पड़ेगा। 2 में ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, 2 में रखने पर। तो आइए 2 में रखते हैं फटाफट से। 2 में रखो। क्या है? ये है 2 वाला समीकरण, x प्लस 15y बराबर 1 से 55। 1 से 15 ना 155। एक हाल करा का हो जाए x का मान 105 ऋण 10y, यानी यहाँ दर का लिख भाई 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। इन्हें पिलाओ मूंगली घुट्टी 555। अच्छा ये 155, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 15y। अब देखो इसको हल करो, इस वाले पार्ट को, इतने को। तो क्या हो जाएगा भैया? 15y में से अगर मैंने 10y को घटा दिया, यानी 10y निकाल दिया, तो क्या बचा? 5y। ठीक। ये 105 को मैं इधर लेकर के जाऊंगा। क्या हो जाएगा? 155 माइनस 105। कैलकुलेट करा, 50 बचा, सीधी सीधी बात 5y। अब 5 इधर जाए, क्या हो जाए? तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50/5। ठीक। 5 का नम 5 दहम 50, यानी 10/1। यानी y बराबर का आई है? 10 आई है। ठीक। जैसे ही y बराबर 10 आई, कि हमारा y का मान निकल गया। ठीक। हम लोगों का y का मान निकल गया है। और ये जैसे ही y का मान निकला, अब हम अगले पेज पर चलेंगे और x का मान निकाल लेंगे, चाहे इस समीकरण में रखो, चाहे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में। ठीक। ये भी तो एक समीकरण है, इसको हमने 3 मान लिया है। तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि x अकेला है, आसानी से निकल जाएगा। चलो ठीक है, अगले पेज में आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? y का मान, आपको वहां पर शायद ना दिखाई दे, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y, शायद यही है क्या? 10y, हाँ यही है। ठीक। अब यहाँ पर y की मैं पीछे देख लेता हूँ सीधा। हाँ 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, y बराबर 10 है। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y बराबर 10 लिखेंगे। तो रख दो y का मान। x बराबर 105 माइनस 10 ब्रैकेट में 10, 10 धाम 100, यानी 105 माइनस 100 हुई है बराबर x हुई है। x बराबर का आइए 5 आइए। 100 में से मतलब 105 में 100 गए, यानी 5 गए। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, x का मान क्या आया है? 5 आया है, और y का मान क्या आया है? 10 आया। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः नियत भाड़ा 5 रुपए व प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः
नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, क्योंकि हमने इसको एक्स माना था, एक्स नियत भाड़ा यानी एक्स है, ठीक, 5 रुपए है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही दोनों तो हमें ज्ञात करना था पहले सवाल में, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई है तो यानी 10 रुपए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर 10 रुपए, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आधा अधूरा आंसर। भैया आधा अधूरा क्यों, इतना मेहनत करने के बाद आधा अधूरा आंसर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी सवाल हमारा आधा है। क्यों आधा है, आइए दिखाता हूँ। इसको ऐसे रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब देखो यहाँ पर सवाल में मैंने नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है इसको तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब सवाल में आगे वाली लाइन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा करना है, ठीक, 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक, या फिर द्वितीय चरण, या फिर हम इसका पार्ट 2 हल करेंगे, पार्ट 2, ठीक। अब पार्ट 2 हल करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ पर ये चीज लिखा, देखो यहाँ पर 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, वैसे ही अब हम क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अच्छा भैया यहाँ पर जैसे ही 25 मिनट पीछे आप क्यों देख रहे हो, मैं वैसे मन में ही बता दूंगा आपको, देखो कैसे, मुझे एकदम याद है क्या करना है। अब मैं टैक्सी पर बैठ चुका हूँ, यानी टैक्सी वाले ने तो x रुपए तो काट ही दिया है, यानी x तो कट ही गया है हमारा, बाकी अब y पर काम करना है, यानी 25 किलोमीटर। अभी जैसे भैया आपने कहा प्रति किलोमीटर y रुपए था, 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई था, 20 किलोमीटर के लिए 20 वाई था, 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, तो यानी 25 किलोमीटर के लिए भैया 25 वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके लिए हमें कितना किराया देना होगा ये फाइंड आउट करना है। भैया यहाँ पर तो आगे वैल्यू ही नहीं दी है, इसको आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप अगर ध्यान से देखो, एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, हम जानते हैं एक्स का मान, ठीक, हम जानते हैं वाई का मान, और x और y का मान इसमें रख दो सिंपल सा। तो अब हम क्या लिखेंगे, x और y का मान, x व y का मान, ठीक, x तथा y का मान। इसको मैंने समीकरण तो नाम नहीं दे सकते, लेकिन इनके हिसाब दे दो, रखने पर, सीधा ऐसे लिख दो, रखने पर, ठीक। इसमें यहाँ पर इसमें भी लगा सकते हो, इसमें या फिर यहाँ x व y का मान रखने पर, ठीक। अब रखो x का मान, अगर मैं रखता हूं, जैसे x का मान क्या है भैया, 5 ही है, तो लिख दो प्लस 25, y का मान कितना है, y का मान कितना है भाई, 10 रुपए, 10, हाँ। तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। अब मैंने बराबर इसको हल किया तो क्या हुआ, 5 25 दहम्मा 250, ठीक। अब एक का जोड़ ल का ये 5 25 यानी 250 यानी ओवरऑल 255, यानी कहने का मतलब ये है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपए भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ताकि जो है मैं नीचे लिख सकूं ओवरऑल आंसर। यहाँ पर लिखो अब नीचे, अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपए भाड़ा या फिर किराया देना होगा। आई होप कि आपको ये सवाल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, यही हमारे सवाल का आंसर है।
कितना रुपए देना होगा? 155 रुपए। ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, एएनएस है पार्ट 2 का। ठीक, हमने पार्ट 1 में वो इस ये सवाल का आंसर आया, पार्ट 2 में ये। इस तरीके से हमने चौथा सवाल हल कर लिया है। अब आइए बिना किसी देरी के पांचवें सवाल पर मूव ऑन करते हैं। तो पांचवा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यहाँ पर दो वस्तुएं हमें मिल चुकी हैं। पहला क्या है? अंश है। दूसरा क्या है? हर है। ठीक, अंश इसमें से किसका नाम है? कमेंट में बताइए जरूर से जरूर। भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल सा मतलब क्या समझो, भिन्न का अंश क्या है? अगर मैंने x मान लिया और भिन्न के हर को हमने y मान लिया, तो यानी अंश बटे हर मिलाकर के वो भिन्न बन जाएगा, यानी हमें x बटे y का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सवाल में सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल में हल करेंगे माना, या सबसे पहले हम लिखेंगे हल। इतना पाछे कहाँ जा रहे हैं? माना माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x है, x। ठीक, एंड देन उसके बाद तथा भिन्न का हर बराबर y। हमने अंश को क्या मान लिया? x मान लिया। भिन्न का हर अगर मैंने y मान लिया, तो मैं भिन्न क्या होगा? वह भिन्न क्या होगा? वो जो भिन्न है वो क्या होगा? वो फ्रैक्शन क्या होगा भैया? x बटे वाई हो जाएगा। अंश बटे हर x बटे वाई आ गया, यानी ये वो जो भिन्न है x बटे वाई। अगर मैं x का मान निकाल लूं, मान लो 5 आ गया, y का मान निकाल लूं 9 आ गया, यानी वो भिन्न क्या हो जाएगा? 9, 5/9। लेकिन कब? जब ये 5/9 कब होगा? जब भाई 5/9 आएगा तब, यानी x और y का मान अब हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में जो कह रहा है उसी हिसाब से तो हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि भिन्न का अंश, अभी जैसे अभी अभी मैंने बताया x बटे वाई, वह भिन्न क्या है? x बटे वाई, वह भिन्न। ठीक, वह भिन्न बराबर x बटे वाई है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं यहाँ पर कॉर्नर में लेकर के चला जाता हूँ ताकि आपको याद रहे। वह भिन्न क्या है? x बटे वाई। इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि अगर भिन्न के अंश में, यानी अंश यानी x में, यानी ये जो अंश है उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं, ठीक, अंश में x+2, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? भिन्न का हर y है, यानी कहने का मतलब अगर हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर मैंने हर में, अगर मैंने वापस से 2 जोड़ दिया, यानी मैंने क्या किया? अंश बटे हर यानी x/y में दोनों में 2 जोड़ दिया, यानी x+2 बटे y+2। फिर से समझो, ये कुछ इस प्रकार से भिन्न है, यानी x है बटे y है। अब सवाल में क्या कह रहा है? दोनों में हमें 2 जोड़ना है, यानी +2 मैंने कर दिया इसमें, इसमें भी क्या कर दिया? +2। इतना समझ में आया? अगर इतना अगर आपने कर लिया होगा तो वो 9/11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9/11। सवाल में क्या कहा? अगर आप अंश में 2 जोड़ते हो और हर में 2 जोड़ते हो तो वो संख्या 9/11 बन जाएगी, जैसा कि हमने बना दिया है। अब इसको आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके पहले हाँ, अब उसके पहले यहाँ पर अब दूसरे वाले में देखते हैं क्या कर रहा है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी अगर मैं यहाँ पर वापस से अगर मैं अंश और हर लिखता हूँ, यानी x/y, उसमें क्या करे? दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी अब इस बार आपको 3 जोड़ना है। जोड़ लो भाई। बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 5/6। ठीक, हमने अंश और हर में 2-2 जोड़ा तो 9/11, 3-3 जोड़ा तो 5/6। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको क्या करना है? सिंपल फॉर्म में लेकर के आना है। समीकरण तो हमारे पास आ चुका है x और y के रूप में, लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो इसको आइए आगे हल करते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इधर लेकर के जाता हूँ, इस चीज को इधर लेकर के जाता हूँ, तो ये भैया भाग में है, उधर जाएगा गुणा में। अगर मैं इस चीज को इधर लेकर के आता हूँ तो भैया ये भी भाग में है, इधर आएगा गुणा में। इतनी बात समझ में आई नहीं? कहने का मतलब इसको इधर लेकर के आया हूं मैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? x+2 के साथ में 11 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+2 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये 11 क्या हो गया? गुणा में आ गया।
अब इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा, तो इधर यानी बराबर 9। अब ये जब y+2 इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा नहीं y+2। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया एकदम एकदम कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आगे आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसको गुणा करो, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y, 9 दूना 18। ठीक। अब इसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब इस 9y को मैं इधर लेकर के आता हूँ, 18 को भी इधर लेकर के आओ, या फिर हाँ, इस 9y को इधर लेकर के आ जाओ, इस 22 को उधर लेकर के चले जाओ। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, इस 9y को इधर लाना है, इस 22 को बराबर के उधर ले जाना है। ठीक, संख्या वाला एक तरफ, बाकी चर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ। ठीक, तो कर देते हैं, आइए। तो अगर मैंने 9y को इधर लेकर के आया तो प्लस का 9y माइनस का 9y हो गया, बराबर प्लस का 22 उधर जाएगा, माइनस का 22। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 11 माइनस 9y क्या हो जाएगा, 11 में से 9 गए, वो तो घटेगा ही नहीं क्योंकि ये x है और ये y यानी वैसे ही रहेगा, 11x माइनस 9। तो ये हमारे पास वही फिर से सिंपल फॉर्म आ चुका है। फिर से कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मतलब पिछले सवालों में हम जैसे सिंपल फॉर्म में हल करते थे वही हमारे पास आ चुका है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, समीकरण एक। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये हमारा समीकरण एक बनकर के तैयार हो गया है। अब ये वाला भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, इधर लेकर के आता हूं। बाकी के जो ये पार्ट्स हैं इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको मैं क्या कर देता हूं पता है आपको, क्या मैं इसको ऐसे नीचे लेकर के जा सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, इस पार्ट को इधर, इसको मैं मिटा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है आपको आसानी से दिखाई और सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने y+2 को इधर लेकर के गया हूँ, x को मतलब 11 को मैं इधर लेकर के आया हूँ x+2 के सामने, इसको बाकी मैंने हल किया है, ये मिल गया है। अब इसको भी वैसे ही हल करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है, आइए हल करते हैं। हाँ, इसको मिटा दो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से सीधा हल कर रहा हूँ। अब इसको भी आइए हल करेंगे, तो मैं पहला खींच देता हूँ ऐसे, तो ताकि हल करने में पता रहे। तो क्या है कि x+3 के साथ में अगर इधर लेकर के आता हूँ 6 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय x+3 बराबर 5 टाइम्स ऑफ y+3। ठीक, अब मैं इसको इधर लेकर के गया हूँ, इसको इधर, बस वही मैंने किया है जैसा मैं यहाँ पर करता आया हूँ। ठीक, ये 6x हो जाएगा प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 त्याई 15। अब इसको हल कर लो, 5y को इधर लेकर के आ गया मैं, 6x प्लस 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 है तो इधर आएगा माइनस, माइनस 5y प्लस का 18 उधर जाएगा यानी 15 माइनस 18, तो यानी भैया ओवरऑल -3 हो जाएगा। 6x माइनस 5y ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। तो क्या हमारे पास दूसरा समीकरण भी आ गया? हाँ भैया बिल्कुल, ये आपके पास दूसरा समीकरण भी आ गया। सवाल थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपके समझने योग्य था। भिन्न का अंश x है और जो हर है वो क्या है, y है। तो अंश और हर में प्रश्नानुसार 2 जोड़ना था, जोड़ दिया, 9/11 आ गया। हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाया, समीकरण एक तैयार कर लिया। फिर अंश और हर में 3 जोड़ना था, 5/6 बन रहा था, इसको हमने सॉल्व किया, सिंपल फॉर्म में लेकर के आया, और ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दूसरा समीकरण बनकर के तैयार हो गया। ठीक, अब आइए समीकरण एक और समीकरण दो के अनुसार से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक समीकरण को लेंगे, उसको उसमें x के मान को अकेला छोड़ेंगे और बाकी उसको समीकरण दो में रख देंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण एक से अगले पेज पर आते हैं। समीकरण एक से इस समीकरण को मैं क्या कर लूं, कॉपी कर लूं, क्या रहने दो, वहीं पर सीधा 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक, तो ये अगला सवाल आ गया है, उसके पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर -4। अगर मैं सही हूं तो एकदम बिल्कुल सही है यार, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब इसमें क्या करना है, x के मान को मान लो सपोज मुझे अकेला छोड़ना है, चलो ठीक है।
तो ये प्लस का मतलब माइनस का 9y उधर जाएगा भैया, प्लस का 9y हो जाएगा। क्या इसको मैं 9y माइनस का 4 लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल, 11x। अब ये जो 11 है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर 9y माइनस 4 बटे में 11। यानी x का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब जैसे ही हमें x का मान मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हमें क्या करना है, अगला स्टेप फॉलो करना है। x का मान समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से लिया है। तो हम क्या लिखेंगे? x का मान तो 2 में पुट कर दो भाई। अब जैसे ही हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 2 कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू ये है तो रख दो भाई, 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y बराबर 3। ये जब ये कटता नहीं तो बड़ा क्रोध आ जाता है, कट जाए तो ठीक रहता है। चलो कोई ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9y 54, 9 छक 54y माइनस 6 चौक 24 बटे में 11 माइनस 5y बराबर 3। अब क्या करना है? इसको एलसीएम ले लो, ठीक है, 1 बटे हो जाएगा। आगे आइए हल करते हैं। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व करो। क्या है? 54, देखो 11 इकन्नम 11, तो यानी इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी वापस से वही लिख दो, 54y माइनस 24। ठीक, अब ये एक में अगर मैं 11 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो अंश में भी मुझे 11 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और 11 पचे 55y और माइनस का 55y हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल। ये यहाँ पर -3 था, अभी कैलकुलेशन में यहाँ पर हो जाता गड़बड़ी, और पूरा अभी गर्मी इतना ज्यादा है कि क्या बताएं, -3 -3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? -3। अब इस 11 को इधर लेकर के गया तो क्या हो जाएगा? 11 3 33। अगर मैं सही हूं तो माइनस का 33 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसको इधर लेकर के जाओ तो क्या आ जाएगा? 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर माइनस का 33। ठीक, अब ये जो -24 है उधर जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल। उससे पहले देखो ये और ये, इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर मैं अगर मैं 55y में से अगर मैं 54y घटाता हूं तो एक y बचेगा, लेकिन वो कैसा y बचेगा? माइनस का y, क्योंकि 55 बड़ा है तो माइनस उसका, उसके सामने जो सिंबल होगा वही लिखा जाएगा, बराबर। तो ये जो -24 है उधर जाएगा, प्लस का 24 यानी -33 प्लस 24। इसको अगर मैं घटाता हूं तो बड़े वाले सिंबल पहले लगेगा, तो -33 में से 24 गया आपका 4 6 3 9। ठीक, 9 यानी -y, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर माइनस से माइनस ऐसे कट गया तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर 9 आ गया। अब जैसे ही y बराबर 9 आया, क्या y बराबर 9, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? y का मान हो गया भाई। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ताकि जो है बाकी x वाले मान को भी अच्छे से निकाल सकें। हाँ, तो अब इस y का मान चाहो तो आप इस समीकरण में रख सकते हो, क्योंकि x का मान है तो इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले समीकरण 3 को यहाँ पर लेकर के आओ, 9y माइनस का 4/11। ठीक, अब y की जगह पर 9 रखना है, रख दो भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 9 रखा मैंने। ठीक, माइनस का 4 बटे 11, यहाँ पर x, तो 9 9 81। ठीक, 81 माइनस का 4 बटे में 11, 81 में से 4 गया, 81 में से 4 गया 77 बटे में 11। अब मैं अगर 11 का नाम 11 11 सत्ते 77 यानी 7/1, क्या x का मान 7/1 आ गया? हाँ भैया बिल्कुल, x का मान 7 आ गया, यानी कहने का मतलब ये है आपका। तो और जैसे ही x का मान 7 आया, x और y का मान यानी हमने निकाल लिया,
लेकिन सवाल में एक्स और वाई का मान नहीं पूछा है। यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी वह भिन्न तो एक्स बटे वाई है। अगर मैं यहाँ पर एक्स का मान रख दूं, अगर मैं यहाँ पर वाई का मान रख दूं, तो हमें वह भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहीं पर सॉल्व करूं, ठीक है, क्योंकि आगे जब प्रॉपर पेपर में आप सॉल्व करोगे तो यहीं पर सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं, जूम आउट कर लेता हूँ। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जाने दो, जाने दो, ऐसे रहने देते हैं इसको। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ वैसे, उस तरीके से। तरीके बहुत हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः वह भिन्न, कौन सा भिन्न भैया, एक्स बटे वाई। तो एक्स का मान क्या है, 7 है, वाई का मान क्या है, 9 है, 7/9 आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः वह भिन्न 7/9 है। ठीक, इसी को हमने क्या मान लिया, आंसर मान लिया गया, यही हमारा आंसर ही है। ठीक, इस तरीके से हमने आंसर लिख दिया। तो पांचवा सवाल हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले भिन्न हमने माना, उसके बाद इसको भी भिन्न माना, तीन तीन जोड़ना था, हमने जोड़ दिया। यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट क्या था, वह भिन्न हमें जो ज्ञात करना है, हमने यहाँ पर कॉर्नर में लिख दिया x/y। इसी का यूज यहाँ पर देखो लास्ट में हुआ, क्योंकि जो वह भिन्न है x/y है, तो 7/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्योंकि x और y का मान x का मान 7 है और y का मान 9 है। हाँ, अब लास्ट और आखिरी सवाल है आज का, और उसके बाद ये प्रश्नावली आपका एंड हो जाएगा, फिर प्रश्नावली 3.3 पर चलेंगे हम, ठीक है। तो आइए सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल क्या करे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब की बात कर रहा है, सबसे पहला जो व्यक्ति है जैकब है, उसके पुत्र, ठीक, यानी जैकब है, जैकब का एक पुत्र है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। यानी कि जैकब की क्या कहते हैं, उनकी, उनकी का मतलब क्या है, उनकी का मतलब ये है कि अगर जैसे उसकी पूछता तो केवल जैकब था, उनकी का मतलब है दोनों की, उन दोनों की, उन दोनों यानी किसका, यानी जैकब और जैकब के बेटे, दोनों का हमें आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम सवाल में मानेंगे क्या, जो सवाल में पूछा है वही मानेंगे, यानी उनकी वर्तमान आयु। तो यदि वर्तमान आयु पूछा है तो हम वही मानेंगे, यानी जैकब का वर्तमान आयु x मान लेंगे, x वर्ष, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। हाँ भैया, ये तो एकदम सही ट्रिक आपने बताया, ट्रिक नहीं है, एकदम प्रॉपर मेथड है भाई, और आप उसको ट्रिक नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। हल, तो हम क्या मान, उनकी वर्तमान आयु, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक, तथा उसके पुत्र की आयु, या फिर उसके पुत्र का नाम मैं क्या रख देता हूँ, जैकब है, रमन, उसके, चलो कुछ भी मान लो, उसके पुत्र की, हाँ, पता लगा आपने कोई नाम मान लिया और एग्जामिनर कहा ये नाम तो इसमें दिया ही नहीं है, और आपने कैसे मान लिया, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, x वर्ष हमने मान लिया, उसके पुत्र की आयु y वर्ष हमने मान लिया। अब x और y जैसे हमने माना, तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहेगा वही हमें अप्लाई करना है, हमारे पास इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पहला जो पार्ट है, अगर मैं पार्ट 1 कहूं तो हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक, तो यहां पर क्या है, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु,
इसका मतलब क्या है? 5 वर्ष बाद यानी भविष्य में, जैसे मान लीजिए 2026 है, 2026 में मान लो जैकब 26 साल का है। अब 5 वर्ष यानी भैया 2031 में, ठीक। तो 2031 में जैकब कितने साल का हो जाएगा? 26 में 5 जोड़ दो भैया, सिंपल सी बात है 31। यानी कहने का मतलब, अगर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पूछा है, वर्तमान में अगर x है, 5 वर्ष बाद x+5 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 26+5 था, ठीक। यानी x+5 वर्ष। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया एकदम बिल्कुल। और उसके बाद क्या कह रहा है? आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी अगर मैं जैकब की आयु में 5 वर्ष जोड़ देता हूं, ठीक। अब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। अब उसके पुत्र का आयु भी तो बढ़ेगा। अगर मान लीजिए जैकब 2026 में 26 साल का है और उसका पुत्र मान लो 5 साल का है, ठीक। 5 साल बाद वो कितने साल का होगा? 10 साल का। यानी कि जैकब का भी आयु बढ़ रहा है और उसके पुत्र का भी आयु बढ़ रहा है, यानी दोनों का आयु बराबर रूप से बढ़ रहा है। क्योंकि भाई देखो, आप जितने साल के हो, आपके पिताजी जितने साल के हैं, पिताजी का भी साल बढ़ता जाएगा, आपका भी साल बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिताजी 5 साल बढ़ गए हैं और आप केवल 2 ही साल बढ़े हैं, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए तो अगर जैकब पर x+5 मैंने किया, तो क्या मैं उसके पुत्र पर भी y+5 करूंगा? हाँ भैया बिल्कुल, आपको करना ही पड़ेगा। यानी x+5 बराबर y+5। लेकिन सवाल में क्या कहा है? पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। यानी अगर मैं पुत्र की आयु में, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं पुत्र की आयु का 3 गुना कर देता हूं, तो वो हमारे जैकब की आयु होगी भविष्य में। यानी 5 वर्ष बाद, फिर से समझो एकदम सवाल को दिमाग से, हमने जैकब की वर्तमान आयु लिखा x वर्ष, उसके पुत्र की आयु हमने लिखा y वर्ष, और कौन सी आयु था? वर्तमान आयु, ठीक। उसके पुत्र का वर्तमान आयु, यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसका थिकनेस मैं घटा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। हाँ, देखो क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जब उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो सवाल में। सवाल में आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, पता है आपको? ये कि 5 वर्ष बाद, ऐसे कॉमा कर दो, आप समझ जाओगे। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y+5 वर्ष। हाँ भैया बिल्कुल, ऐसा आप लिख सकते हो। अब समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब 5 वर्ष बाद उसका पुत्र की भी आयु y+5 हो गया, ये भी हो गया, ठीक। हाँ, अब उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने क्या किया, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु थी x+y बराबर y+5, वो क्या हो गया? 3 गुना है, जैसा कि सवाल में कहा है, हमने वो लिख दिया है प्रश्नानुसार। 3 गुना का है, हमने लिख दिया। ये कुछ इस प्रकार से सवाल हमारे सामने आ गया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले इस वाले पर आते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी अब यहाँ पर दूसरा पार्ट सवाल का शुरू होता है। यहाँ पर उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो क्या वो x में से, अगर मैं देखो अब यही 26 से अगर मैं घट जाता हूं, 5 वर्ष घटा दो तो 2021 आ जाएगा। तो क्या ये जो 26 साल का जैकब था, ये 5 साल घट करके 21 साल का हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये जो बच्चा 5 साल का था वो 0 साल का हो जाएगा? नहीं, वो हो सकता है ये पैदा भी ना हुआ, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x में भी मुझे 5 घटाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व हम चल रहे हैं। वर्ष, वर्ष लिख रहा हूं। अब यहां पर मैं वही फिर से लिखूंगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? y-5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y+5, y-5 वर्ष। इतनी बात अगर आप समझ गए तो सवाल आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक। अब यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पूछा है, तो नहीं, अगर मैं क्या यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x-5, ठीक, बराबर y-5। अब कितना गुना रह रहा है उसके पुत्र का उसके पिता की आयु, यानी कहने का मतलब जैकब की जो आयु है, अगर मैं उसके पुत्र में कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं जैकब की आयु मिल जाए। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है 7 बार, 7 गुना।
ठीक, तो यानी 7 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने 7 बार। अब इन दोनों को अच्छे से प्रॉपर समीकरण वाले फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे? लाने के लिए सिंपल सा, इसको आगे अगर आप सॉल्व करोगे, जब इसको आगे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 5 तिहाई 15। ठीक, ये 5 तिहाई 15, 3y माइनस 15। अब इसको जब आगे और आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5, ये जो प्लस का 3y है इधर आएगा, माइनस का 3y, यानी x माइनस का 3y बराबर। अब जो प्लस का 5 है उधर जाएगा, ठीक, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 15 है, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 15 माइनस 5 ऐसा कुछ आएगा बराबर के उधर। तो इसको जब जोड़ोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो माइनस का 20। ठीक, मैं इसको साथ ही साथ कर रहा हूँ क्योंकि इतना कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो, ठीक है। तो इस नाते मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए ये हमारे पास समीकरण 1 तैयार हो गया है। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को उसी तरीके से फिर से करेंगे। x प्लस 5, अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो इसको देख लो, x माइनस 5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई y में होगा 7y, 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा माइनस का 35। इसको अब आगे आप सॉल्व करोगे, ये जो 7y है इधर आएगा, x माइनस 7y हो जाएगा। समझ में आया? ये प्लस का 7y माइनस का 7y, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 यानी माइनस 35 प्लस 5 बराबर के उधर। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस का 30 आएगा। ठीक, इस तरीके से हमारे पास समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। ये कुछ इस प्रकार हमने समीकरण 2 को भी प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसका कोई तुक नहीं है, इसको मिटा दो। ठीक, ये हमने सिंपल सा क्या किया, पहले जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, x मान लिया, जैकब उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, y मान लिया। 5 वर्ष बाद की कहानी हो रही है तो हमने 5 जोड़ दिया, पुत्र के भी 5 वर्ष की बात होगी क्योंकि भाई पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 जोड़ दिया दोनों में। ठीक, अब उस हिसाब से वो 3 गुना रह रहा है तो हमने 3 गुना कर दिया, समीकरण को सॉल्व कर लिया, पहला समीकरण मिल गया। और उसमें 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, नहीं 5 हमें घटाना है, पुत्र में भी 5 घटेगा क्योंकि दोनों घटेंगे। तो जब हमने घटाया तो समीकरण लिखा, लेकिन वो 7 गुना रह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हमने 7 गुना कर दिया। अब इसको हमने हल कर लिया, ये कुछ इस प्रकार से आ गया। तो अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो है मैंने, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 में देखूं मैं, x प्लस 3y यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 20 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3y 3×5 = 15 प्लस का 15 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखो वही मिस्टेक हो गया ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y प्लस का 15, यहाँ पर ये जो प्लस का 15 इसमें से जब माइनस होगा, यानी 15 माइनस 5 यानी 10 आ जाएगा, प्लस का 10। ठीक, यही तो मैं मतलब सोच रहा था कि यार यहाँ पर कैसे माइनस में आ रहा है, वही चीज। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 10। ठीक है, तो यानी x माइनस 3y बराबर प्लस का 10 हो गया। इस तरीके से हमने कर लिया। और उसके बाद x माइनस 7y, यहाँ पर देख लो भाई, 7×5 = 35। अब यहाँ पर क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्योंकि यहाँ पर देखो x प्लस 5 है, y प्लस 5 है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तब भी यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर जो है माइनस का 5 है तब भी माइनस का 30 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों में माइनस आ रहा है। इस नाते मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है, उसको ठीक कर लिया, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, तो मैं इस वाले पेज पर आता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे अगले समीकरण पर चलना है। तो अब जैसे कि सवाल में क्या करना है कि हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इसको विस्थापन विधि से सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि से, यानी समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए x का मान हम निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो क्या है? समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, अब इस -3y को उधर लेकर के जाएंगे, x बराबर 10 प्लस 3y। अब इस तरीके से हमने x का मान फाइंड आउट कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से हमें x का मान मिल चुका है। अब इस x का मान हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण कई में रखा हुआ? 2 में। कहाँ से 1 में लिया हूं तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 में। अब हम x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
हाँ, दो वाला समीकरण लेकर के आओ। एक्स माइनस 7y बराबर -30। एक्स माइनस 7y बराबर -30। अब यहाँ पर जो 7y, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 + 3y। यहाँ पर लिख दो 10 + 3y -7y बराबर -30। अब ये जो प्लस का 10 है उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 3y -7y बराबर -30 -10। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 7 में से 3 गया 4, -4y बराबर -40। अब इन दोनों को काट दो, यानी भैया 4y बराबर 40 बचा। अब क्या, अब क्या यहाँ पर y बराबर 40/4 हो जाएगा। बिल्कुल भैया 40/4 हो जाएगा। इस चीज को उधर लेकर के लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक। अब अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो 4 का नाम 4, 4 धाम 40, यानी क्या आ गया, 10/1 आ गया। यानी y का मान 10/1, तो क्या मैं यहाँ पर y बराबर 10 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सही लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब y हमने किसको माना था? y हमने शायद जैकब के पुत्र को माना था, यानी जैकब के पुत्र की आयु क्या है, 10 वर्ष है। ठीक, लेकिन अभी हमें ये नहीं लिखना है, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए x के मान को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस y के मान को कहाँ पर रखना है, चाहे आप इसमें रख दो, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो। तो मैं इसमें रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को उठा करके ले आओ, यहाँ पर रख दो, क्या है, x बराबर 10 + 3y। ठीक। अब 10 है y का मान, तो यानी 10 + 3, y का मान 10 है, x के बराबर है। तो x बराबर क्या आ गया, 10 + 3 = 30। अब 30 + 10 क्या हो जाएगा, 40, x की वैल्यू x बराबर 40। ये कुछ इस तरीके से क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक। यानी ये आंसर अभी नहीं आया है, सवाल में पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु। तो हम क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान है, वर्तमान नहीं, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक। वह उसके पुत्र वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है। ठीक। इस तरीके से हमने जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु फाइंड आउट कर ली, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है लेटेस्ट। ठीक, जैकब की आयु वर्तमान 40 है और 10 है उसके पुत्र की, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने 6 के 6 सवालों को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वां सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूपेण। ठीक है। तो एक सेकंड भाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, हाँ चलो ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लिया और पूरा आंसर आ चुका है आपका। अब आइए क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो अब इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। अब अगले एक्सरसाइज में सीधा मिलेंगे, और जाने से पहले जो है, आप शतक 2027 फ्री शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप क्या कहते हैं, फ्री हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप मतलब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं बैच में। फ्री हैंड रिटन नोट्स शायद आपको अभी ना मिल पाए क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन बाकी चीजें आपको मिल सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उन प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियोस को आप देख सकते हैं, पुराने वीडियोस को, और आगामी आने वाली वीडियोस भी उसमें ऑलरेडी ऐड कर दी जाएंगी। तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए, बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आना है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।